अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है जी सेल्स टैक्स एक्ट से रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन द पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। बहुत से लोगों की क्वेरीज आती थी कि जी बताएं कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उस हवाले से मैंने इस शीट में जो रेलिवेंट सेक्शंस थे और डेफिनेशंस थी वो मैंने कॉपी की हैं उसकी सेल्स टैक्स एक्ट से लेके। तो चलें जी लेट्स स्टार्ट। इसमें अगर आप देख रहे हैं सेक्शन 14, ये है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर आप इसका सब सेक्शन 1 देखें तो इसमें चलें जिसको हम पढ़ लेते हैं। एवरी पर्सन इंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज in Pakistan, including zero-rated supplies, in the course or furtherance of any taxable activity carried on by him, falling in any of the following categories, if not already registered, is required to be registered under this act, namely। अच्छा जी, अगर इसमें हम सबसे पहले देखें टैक्सेबल सप्लाईज, तो जो टैक्सेबल सप्लाईज में इसमें आपकी आ जाएगी जितनी भी, चले मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आप देख लें जी, ये डेफिनेशन आ गई है टैक्सेबल सप्लाईज की। डेफिनेशन आपकी गिवन है जी सेक्शन 2 में ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अगर इसको हम स्टार्ट करें, मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, अदर देन अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 13। अच्छा, जो आपका सेक्शन 13 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, ये डील कर रहा है आपका एग्जम्प्ट आइटम्स को। मतलब कि जो सिक्स स्केड्यूल ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट है वो सारा डील कर रहा है एग्जम्प्ट आइटम्स को। सेक्शन 13 में भी यही लिखा हुआ है कि जो आइटम्स आपकी फॉल कर रही हैं 6 शेड्यूल में या 6 स्केड्यूल में, वो सारी एग्जम्प्ट है। उसकी एक आधी एग्जांपल मैंने इधर कोट की है, मसलन के सप्लाईज बाय कॉटेज इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें सेल्स टैक्स एक्ट को भी, तो इसमें भी आपको नज़र आ जाएंगे। पूरा स्केड्यूल है, 6 आइटम, 6 स्केड्यूल में जो आइटम्स फॉल करी, तो वो भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें भी दो आपको नज़र आएंगे 6 स्केड्यूल में, टेबल 1 और टेबल 2। जो टेबल 1 है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मसलन कि वो इंपोर्ट से रिलेटेड भी है और सप्लाई से रिलेटेड भी है। लेकिन जो टेबल 2 आएगा आपका, वो सिर्फ लोग जो सप्लाईज हैं आपके उनसे रिलेटेड है। अच्छा जी, आप आ जाएँ, सबसे पहले सीरियल 1 ऑफ द 6 स्केड्यूल में आ जाता है जी एनिमल, लाइव एनिमल एंड लाइव पोल्ट्री एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। एंड इंक्लूड अ सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0% अंडर द सेक्शन 4। अच्छा जी, जो सेक्शन 4 है ये आपको बता रहा है कि जो आपकी एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं, जो आइटम्स आप एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सप्लाईज टू शिप्स गोइंग अब्रॉड, मसलन के जो फ्लाइट्स हैं या शिप्स हैं वो उनकी डेस्टिनेशन अब्रॉड हो, पाकिस्तान ना हो, मसलन के इन कंट्री ट्रैवल ना कर रही हो। और जो आइटम्स आपकी फॉल कर रही है फिक्स स्केड्यूल में, फिक्स स्केड्यूल जो आपका डील कर रहा है वो कर रहा है जी एग्जाम ये जीरो रेटेड आइटम्स को। तो जो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं इसमें अदर देन जो आपकी जो एग्जाम सप्लाईज है, इसके अलावा ये सारी टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं। जीरो रेटेड भी टैक्सेबल है और जिन पे सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है वो भी टैक्सेबल है। जो एग्जाम है इन पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। जीरो रेटेड पे भी चार्ज हो रहा था लेकिन उसका रेट जीरो लगा देते हैं हम लोग। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो फिफ्थ स्केड्यूल दिखा देता हूँ आपको इसमें से। मैं अगर हम ये जी आपका फिफ्थ स्केड्यूल आ गया। Supply, repair or maintenance of any ship which is neither a ship of gross tonnage of less than 15 LDT and so on। आप देख सकते हैं इसमें जी सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन, प्रिविलेज्ड पर्सन, सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स आ जाता है आपकी जो एयरपोर्ट्स पे शॉप्स होती हैं उन पे, एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल
components and goods for further manufacture of goods in the export processing zone and so on, ये चलता रहता है। ये सारे ये सीरियल जितने भी आ रहे हैं इन पे आपको चार्ज करना पड़ेगा 0%। और आपकी जो नॉर्मल गुड्स हैं मसलन के चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो आपकी रिड्यूस रेट हो या नॉर्मल रेट हो, स्टैंडर्ड रेट हो, वो सारी टैक्सेबल है और प्लस ये ज़ीरो रेटेड, तो ये इनको टैक्सेबल सप्लाईज कहते हैं। चलें जी अब आगे चलें हम इंक्लूडिंग ज़ीरो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। अब हम चलें अगर टैक्सेबल एक्टिविटी पे, तो टैक्सेबल एक्टिविटी में नॉर्मली आप देखें कि ये एक्टिविटीज़ आ जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप क्या कहते हैं सर्विसेज रेंडर करें तो ये सारी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। अच्छा जी, अब इफ़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, नेमली अ मैन्युफैक्चरर हु इज़ नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा जी, कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना, इसको काफ़ी जगह एक्सप्लेन किया गया और इसमें इस दफ़ा भी फर्दर जो चेंजेस आई हैं तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री को देख लेते हैं हम लोग। जी कॉटेज इंडस्ट्री आ गई। Cottage industry means a manufacturing concern which fulfills each of the following conditions, namely, अच्छा जी, does not have an industrial gas or electricity connection। मसलन के जिस जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके पास इंडस्ट्रियल गैस या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ना हो, उसके पास कमर्शियल कनेक्शन हो सकता है, उसके पास ये आपका रेजिडेंशियल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा जी, वो रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो, कमर्शियल एरिया में लोकेटेड ना हो। अच्छा जी, लेबर फोर्स जो है वो 10 से ज़्यादा, मसलन के 10 से ज़्यादा वर्कर्स ना हो, और जो उसकी एनुअल सेल है वो 3 मिलियन 3 लाख से एक्सीड ना करे। तो ये जितनी भी आप कंडीशंस देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो, उसकी जो लेबर फोर्स है वो 10 से ज़्यादा एक्सीड ना करे, और जो उसका टर्नओवर है यानी कि उसकी सेल है वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से एक्सीड ना करे, तो ऐसी इंडस्ट्री जो है इसको कॉटेज इंडस्ट्री करते हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन लाइबल नहीं है, ये नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। और जो ये इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री सेल करती है ये सप्लाई भी एग्जाम्प्ट है आपकी। ओके, अब हम आ जाते हैं जी थर्ड पे जी, एन exporter who intends to obtain sales tax refund against his zero rated supplies। अच्छा जी, एक्सपोर्टर के लिए लाजमी नहीं है कि वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, मसलन के सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करे, लेकिन जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज है इसमें सिर्फ आपको रिफ़ंड ही ऑब्टेन होता है। तो जो लोग रिफ़ंड ऑब्टेन करना चाहते हैं वो उनके लिए कंपलसरी है कि वो सेल्स टैक्स रिटर्न में या सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लें, रिटर्न्स फाइल करें और सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लें। होलसेल डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा जी, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, या होलसेलर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन। ओके जी, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, A retailer who is liable to pay sales tax under the act are rules made thereunder, excluding such retailer required to pay sales tax through his electricity bill under subsection 9 of section 3। अच्छा जी, रिटेलर, अब हम रिटेलर पे आ जाएं। Every retailer is liable to pay sales tax excluding under subsection 9 of section 3। अभी हम बता दें जी, इसमें जो जितने रिटेलर्स की इसने बात की है वो हैं जी सारे टीयर 1 रिटेलर्स जो हैं। अब टीयर 1 में कौन से आ रहे हैं, मीन्स आर रिटेलर falling in any one or more of the following categories, namely a retailer operating as a unit of a national or international chain of stores। अच्छा, ये आपके जो चेन ऑफ स्टोर्स आ जाते हैं, ये जो आप कह लें कि
जो आपकी कंज्यूमर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से हैं, ये चंद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। मतलब हाइपर स्टार आ जाएगा आपका, इम्तियाज शॉपिंग मॉल, मेट्रो, CSD एंड सो ऑन, जितने भी ये अल्फतेह हो गया जिस तरह, तो जितने भी ये इंटरनेशनल और नेशनल चेन्स ऑफ स्टोर्स हैं ये आ जाएंगे इसमें। फिर आपके आ जाएंगे रिटेलर ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशनड शॉपिंग मॉल, प्लाजा और सेंटर एक्सक्लूडिंग कियोस्क। जो आपके रिटेलर्स ऑपरेट कर रहे हैं एयर कंडीशनड शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा और सेंटर्स में, एक्सक्लूडिंग कियोस्क। कियोस्क में आप वो जो सपोज कर लें कि शॉप्स वगैरह नहीं है, लेकिन उधर हैं ये जो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं शॉपिंग मॉल्स में, छोटे छोटे, इनको वो आ जाते हैं। अभी आप एयर कंडीशन मॉल्स की एग्जांपल ले लें तो पैकेजेस है आपका, डोलमेन आ जाएगा, सेंटोरस आ जाएगा एंड सो ऑन, जितने भी हैं। A retailer whose cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 consecutive months exceeds rupees 1200,000। अच्छा जी, ऐसे रिटेलर्स, ऐसे लोग जिनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है पिछले 12 माह में 12 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाए। फिर आपका जी होलसेलर कम रिटेलर engaged in bulk import and supply of consumer goods on wholesale basis to the retailers। मसलन के होलसेलर कम रिटेलर है, मसलन के ये होलसेलर भी है और रिटेलर भी है, दोनों, ये एंड कंज्यूमर को भी सेल करता है और रिटेलर्स को भी सेल कर रहा है। अभी ये होलसेलर की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। टू द जनरल बॉडी ऑफ द कंज्यूमर्स, टू रिटेलर्स एज वेल एज ऑन रिटेल बेसिस टू द जनरल बॉडी ऑफ द कंज्यूमर्स। अच्छा जी, अब आगे आ रहे हैं। रिटेलर हुज शॉप महीज 1000 स्क्वायर फीट इन एरिया और मोर। अभी आप देख लें ये कितने मरलास बन जाएगी। तो जिसकी शॉप जो है वो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया से एक्सीड कर रही हो या इससे एक्सीड कर रही हो, तो उसके लिए भी रजिस्टर्ड है। एनी अदर पर्सन और क्लॉस ऑफ पर्सनस एज प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड, मतलब क्या ऐसा कोई पर्सन जिसको बोर्ड प्रिस्क्राइब कर दे। अभी अच्छा जी, अभी आप आ जाएं, एक चीज़ हमारी रह गई है, टीयर 1 हो गया। अभी हमने पढ़ा था excluding such retailer required to pay sales tax through his electricity bill under subsection 9 of section 3। मसलन जो टीयर 1 में फॉल नहीं कर रहे वो कैसे पे करेंगे, तो उनके लिए ये देख लेते हैं। अच्छा जी, टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर्स अदर दैन दोज फॉलिंग इन टीयर 1 थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एट द रेट ऑफ 5% वेयर द मंथली बिल डज नॉट एक्सीड 20,000 and at the rate of 7.5% where the monthly bill exceeds the aforesaid amount। अच्छा जी, टीयर 1 के अलावा जो रिटेलर्स आ रहे हैं वो अपना सेल्स टैक्स पे करेंगे जी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 से एक्सीड नहीं करता तो उस पर सेल्स टैक्स पे करेंगे जी 5%, और वो अगर एक्सीड कर रहा है तो उस पर पे करेंगे जी 7.5%, मतलब कि 7.5%। तो ये आ गया जी जो आपका सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3 में आपकी प्रोविजन दी हुई है। अच्छा जी, अब हमारा रह गया जी a person who is required under any other federal law or provincial law to be registered for the purpose of any duty or tax collected or paid as if it were a levy of sales tax to be collected under the act। अच्छा जी, जिसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, पर्सन नॉट एंगेज इन मेकिंग ऑफ टैक्सेबल इफ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा जी, द पर्सन नॉट एंगेज इन मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान, ऐसे लोग जो एग्जाम सप्लाईज में डील करें या एग्जाम गुड्स में डील करें, इफ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर मेकिंग, अगर उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड हो तो वो रजिस्टर हो सकते हैं। और एनी अदर फेडरल लॉ में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि उनको किसी फेडरल लॉ के तहत उनको कंपल्शन हो जाए कि रजिस्टर होना। रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में प्रिस्क्राइब। बस
अच्छा जी, अभी आ जाएं आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की डेफिनेशन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रॉम द डेफिनेशन के डिस्ट्रीब्यूटर work with manufacturers. Distributors frequently have a business relationship with manufacturers that they represent. Many distributors maintain exclusive buying agreements that limit the number of participants or enable distributors to cover a certain territory. जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर मैन्युफैक्चरर्स के आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं। बहुत कम ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सीधा ही रिटेल में चले जाएं। ऐसे हैं भी, जैसे सफ़ायर रिटेल कह लें कि सफ़ायर आपकी क्या बना रहे हैं, वो गारमेंट्स भी बना रहा है और सीधा वो रिटेल में भी जा रहे हैं, रिटेल बिजनेस भी है। तो मैन्युफैक्चर के आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और वो सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके लिए एक जो मैन्युफैक्चरर है उसने एक टेरिटरी मेंटेन की होती है, एक टेरिटरी डिफाइन की होती है। सपोज लाहौर में आप सपोज कर लें कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो लाहौर की टेरिटरी में सेल कर रहा होगा। इसी तरह गुजरांवाला में एक और होगा, सो ऑन चलता रहेगा। अच्छा, होलसेलर्स ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करेंगे एंड फर्दर उसको रिटेलर को सेल कर देंगे। तो ये था आज का जी टॉपिक थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह आगे फर्दर बात करेंगे उसके बारे में। जो CNIC की इम्प्लीमेंटेशन आ गई है, जो एक और कंडीशन आ गई है अभी जो अमेंडमेंट आई है कि क्या कहते हैं आपका नॉन रजिस्टर्ड पर्सन जो आपका, उसको आप मंथली आप 10 मिलियन से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते और ईयरली आप 100 मिलियन से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते एंड सो ऑन। तो ये फिर इंशाल्लाह डिस्कशन होगी इसके बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।